हो गया स्टार्ट। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिफेनी का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने यहाँ तक इसको क्लोज किया था। अब हमने ये डिस्कस अभी तक किया है कि एपिफेनी की जो टर्म है वो कहाँ से ड्राइव हुई है, ठीक है, उसका जो है वो ओवरऑल उसका मीनिंग क्या है और नॉवल के अंदर राइटर जो है वो उसको क्यों यूटिलाइज कर रहा है, इसको उसने क्यों यूज़ किया। तो अभी मैं ये बात कर रही थी कि इस नॉवल के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ याद रखनी है कि करैक्टर के माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं उसके आउटर वर्ल्ड की वजह से, ठीक है। एक तरफ जैसे मैं इनको भाई बता रही थी कि एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और एक तरफ है हारमोनी। पहले ये बात समझ लो, एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट है और एक तरफ हारमोनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टीफन ठहरा हुआ है सपोज करैक्टर जो मेन करैक्टर है, ठीक है, उस आउटर वर्ल्ड की वजह से उसके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके माइंड में फिर वो आइडिया आया है, ठीक है, एपिफेनी उसके माइंड में हुई है और फिर उसने अपने आप को हार्मोनाइज किया है। यानी कि करैक्टर के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ माइंड में रखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट और हार्मनी के दरमियान में एपिफेनी मौजूद है जो कि स्टीफन के माइंड के अंदर हो रही है, ठीक है। मारिया को लगता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एपिफेनी के अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि जो करैक्टर हम करैक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना कि एपिफेनी के व्हाट इज एपिफेनी, तो मैं ये बात बता रही हूँ कि इजीली आपके माइंड में ये चीज़ अगर रह जाए कि एपिफेनी की अगर आपको समझ नहीं भी आई तो एक चीज़ आप माइंड में रख लो कि अगर आपको क्वेश्चन कभी आ जाता है कि एपिफेनी को डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द करैक्टर, तो आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि राइटर ने एपिफेनी इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि वो उसकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द करैक्टर दिखाना चाहता है, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। उसके चाइल्डहुड से लेके उसकी यूथ तक का जो एक्सपीरियंस है, उसका इनर एक्सपीरियंस है, उसको वो शो आउट करना चाहता है। इस वजह से उसने एपिफेनी जो है करैक्टर के अंदर रखी है, ठीक है। अब एक उसके आउटर वर्ल्ड की वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गए। ये सिंपल सी, आप इसको आपसे बेहतर तो इसको कोई नहीं समझ सकता। आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि करैक्टर के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए आउटर वर्ल्ड की वजह से, फिर वो उसको हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस हारमोनी को गेन करने से पहले उसके माइंड में जो कुछ भी आ रहे हैं ना, ख्यालात आ रहे हैं, वो उसकी एपिफेनी है, ठीक है। तो उसके कॉन्फ्लिक्ट और हारमोनी के दरमियान में उसके माइंड में जो कुछ आइडियाज आ रहे हैं वो उसकी एपिफेनी हो रही है। अब इसको आपने ये समरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको चैप्टर वाइज ही डिस्कस कर देना है कि फर्स्ट चैप्टर में ये यहाँ पे एपिफेनी है, सेकंड चैप्टर में यहाँ पे एपिफेनी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं ना क्वेश्चन तो काफ़ी लेंथी है वैसे, जो बातें रहती हैं हाँ उसके अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हो। अब इसके अंदर हाँ इसके अंदर ये जो हाईलाइट हुई हैं कुछ चीज़ें, ये मैंने ये ओरिजिनल टेक्स्ट के कोड यहाँ पे रखे हैं क्योंकि इसमें से अक्सर वो उठा के दे देता है कोई भी कोटेशन ना, मतलब इन कोड्स को याद कर लो तो उसी को आगे मतलब यूटिलाइज करो तो ये लंबा। हाँ in the portrait of an artist as a young man, epiphany is skillfully used at the end of each chapter. At the end of each chapter जो है वो epiphany writer ने दिखाई है। This epiphany is noticeable between the resolution of conflicts, ठीक है, कि conflict का पैदा होना and harmonization of the several elements, ठीक है। noticeable कहाँ पे है epiphany के मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जो उसके माइंड में पैदा हो रहे हैं और फिर हार्मोनाइजेशन जो वो गेन कर रहा है उसके दरमियान में एपिफेनी ठहरी हुई है। दैट बिल्ड अप द चैप्टर्स, और ये एक सोर्स है चैप्टर्स को भी बिल्ड करने का जो एपिफेनी को उसने यूज़ किया है। एंड ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट। यानी कि दो हमें इसके पर्पस पता चल गए कि एक पर्पस ये है कि ये ड्राइविंग फोर्स भी है प्ले के लिए, एपिफेनी जो राइटर ने यूज़ की है एज अ डिवाइस इसको यूज़ किया है, और सेकेंडली ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट भी है, उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है उसको भी शो किया गया है एपिफेनीज के इस्तेमाल के ज़रिए से। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज इनर वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। अब करैक्टर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है उसके इनर वर्ल्ड और उसके आउटर वर्ल्ड के दरमियान में, ठीक है। आउटर वर्ल्ड जो है वो उसे कुछ और कहता है और इनर वर्ल्ड उसका कुछ और है, तो उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है और उसी कॉन्फ्लिक्ट को फिर वो हार्मोनाइज करने के लिए
जो कुछ भी डिसीजन ले रहा है अपने माइंड के जरिए वो उसके जहन में आने वाली वो तमाम तर एपिफेनीज हैं। फर्स्ट चैप्टर, अब हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर डील्स विद द बाफलिंग इम्प्रेशंस ऑफ अ चाइल्ड। फर्स्ट चैप्टर जो है ना, बैफल का मतलब होता है मात देना या शिकस्त देना। फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर शिकस्त देने वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी इम्प्रेशंस मौजूद हैं। शिकस्त देने का यहाँ पे ये मतलब है कि हाँ, यानी चाइल्ड जो है उसकी इनर सेल्फ कुछ और है, लेकिन वो उसके साथ अपने आप को मिला नहीं पा रहा अपने आउटर वर्ल्ड के साथ, तो वो चीज़ें उसको शिकस्त देने की कोशिश कर रही हैं उसके इनर सेल्फ को। ठीक है, स्टीफन के दीज इम्प्रेशन इनेबल अस, ये जो इम्प्रेशन पढ़ रहे हैं चाइल्ड के ऊपर, स्टीफन के ऊपर एज अ चाइल्ड, वो हमें इनेबल करते हैं टू परसीव द चाइल्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, कि हम चाइल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है उसको जान सकें या समझ सकें। इन द बिगनिंग अनकॉन्शियस बट कॉन्शियस एज द चाइल्ड ग्रोज अप। शुरुआत में हमें ये दिखाई देता है कि चाइल्ड जो है, स्टीफन एज अ चाइल्ड है, उसको अनकॉन्शियस दिखाया गया है, यानी वो उस समझ बूझ से दूर है, अपनी इनर सेल्फ से वो भी बहुत दूर है, उसको नहीं पता कि वो क्या चाहता है या उसके डिज़ायर्स क्या हैं। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती चली जाती है तो फिर वो कॉन्शियस उसके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा होना शुरू हो जाती है एज अ चाइल्ड ग्रो अप, जैसे जैसे वो एज अ चाइल्ड ग्रो करता जाता है। यानी उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसके जो माइंड में उसके कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसके अंदर एक जिसे कह रहे हो मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन हिज इम्प्लिसिट फेथ। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर कहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है हमने ये डिस्कस करना है। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन हिज इम्प्लिसिट फेथ, इम्प्लिसिट यानी कामिल मुकम्मल यकीन, पुख्ता यकीन, इन द अथॉरिटी ऑफ हिज एल्डर्स, उसके एल्डर्स ने घरेलू जो उसका माहौल था उसमें वो एक पुख्ता यकीन था ना, क्योंकि कैथोलिक वो थे, उनका जो घराना था वो कैथोलिक था। तो उसके उसके जहन में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हुआ कि उसके एल्डर्स की जो एल्डर्स जो हैं वो उसके लिए अथॉरिटी हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा यानी स्टीफन जो है वो भी वैसा ही बिलीव रखे रिलीजन के ऊपर जैसा वो रखते हैं। इन द अथॉरिटी ऑफ हिज एल्डर्स एंड हिज एक्चुअल फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर इनर सेल्फ के अंदर वो क्या फील करता है, इनसिक्योरिटी फील करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना ऑटोमेटिकली कि आउटर वर्ल्ड उसको रिलीजन की तरफ धकेल रही है लेकिन इनर सेल्फ में वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। हिज एल्डर्स जैसे कि मिस्टर कैसे, डांटे, जिजट टीचर्स यानी उसके जो स्कूल के सीनियर टीचर्स थे, सीनियर स्टूडेंट्स, एंड assume टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट जस्टिस, वो उनको क्या एज्यूम करता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए एब्सोल्यूट जस्टिस, कि यही जस्टिस है, मोरल्स एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्ग्रुइटी। कॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है मुताबिकत रखना, यानी वो वो उसको अपने बड़ों से जो एक मिला है, यानी कि उसको जैसे कहना चाहिए विरासत में से जो चीज़ मिली है वो क्या है, वो चाहते हैं कि यही एब्सोल्यूट जस्टिस है और मोरल है और इंटेलेक्चुअल कॉन्ग्रुइटी, यानी कि आपकी इंटेलेक्ट में और आपके बिलीव्स के अंदर एक मुताबिकत होनी चाहिए। इस चीज़ पे उसके बड़े बिलीव रखते थे और वो उससे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टीफन से भी कि वो भी ऐसा ही करे। तो नेक्स्ट क्या होता है, चाइल्ड फाइंड्स बिटर क्रूल्स एट होम। स्टीफन जो होता है एज अ चाइल्ड वो लड़ाई, क्रूल मतलब लड़ाई, वो महसूस करता है कि घर में झगड़े हो रहे हैं ओवर पार्नल एंड फंक्शन ऑफ चर्च, यानी रिलीजन को लेके, पॉलिटिकल मैटर्स को लेके, रिलीजियस इश्यूज को लेके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका भी उसके माइंड के ऊपर असर पड़ रहा था। ही फेसिस द क्रूल, और उसने क्या फेस किया, लड़ाई झगड़ों को उसने फेस किया। फ्लिपेंसी ऑफ बॉयज़ यानी बुरा भला कहना, फ्लिपेंसी का मतलब होता है या मार धाड़ के सेंस में भी लिया जा सकता है। उस बॉयज़ की जो इंसल्ट थी उसको भी उसने फेस किया। मोरल डिटोरेशन, डेटोरेशन का भी वर्ड इसके क्वेश्चंस के हवाले से अक्सर यूज़ किया जाता है। डेटोरेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन ही होता है या सही मतलब इसका होता है बिगाड़ पैदा होना। ठीक है, तो मोरल जो उसके जहन के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा था या जो वो रिलीजन डेटोरेशन को फेल कर रहा था, इस चीज़ को उसे फेस करना पड़ता है। थेफ्ट ऑफ आल्टर वाइन, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, आल्टर का तो मतलब आप जानते हो कुर्बान गाह को कहते हैं, यानी ये भी वो इस चीज़ को भी फेस करता है कि वो उसकी अब हैबिट थी
वो मतलब कि ये वाइन वगैरह की तरफ भी उसका ध्यान था, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स भी थी ना, आगे जाके हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, उसकी इनर सेल्फ कुछ और उसको धकेल रही है कहीं और आउटर सेल्फ के साथ वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। तो ये तमाम चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती हैं। पनिशमेंट ऑफ फादर डोलन, जो कि चैप्टर 1 के एंड में हम देखते हैं, विद हिज पेंडी बैट। तो ये तमाम चीज़ें उसके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं। चाइल्ड, हाँ स्टिक को ही कहते हैं, मोटा मोटा जो होता है ना डंडा, उसको कहते हैं। चाइल्ड फील्स इनसिक्योरिटी ओइंग टू ऑल दीज सिचुएशंस। अब इन तमाम सिचुएशंस की वजह से चाइल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी फील करता है। देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड एक्सपेक्ट्स। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है कि स्टीफन एज अ चाइल्ड एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अपने आउटर वर्ल्ड से, एंड व्हाट ही रियली नीड्स इन लाइफ। लेकिन हकीकत में वो पाता क्या है अपनी लाइफ में, यानी एक्सपेक्ट वो कुछ और कर रहा था लेकिन पाता वो कुछ और है अपनी लाइफ में। स्टीफन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड अब स्टीफन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होता है कैसे, व्हेन स्टीफन टेल्स द रेक्टर, जब स्टीफन जो है वो रेक्टर से को बताता है अबाउट हिज प्लाइट, अपने दुखों के बारे में, एंड मिजरेबल एक्सपीरियंसेस, और अपने मिजरेबल एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देता है। अब यहाँ पे उसने बता के क्या गेन किया, क्या गेन किया उसने बता के रेक्टर को? अपनी इनर सेटिस्फेक्शन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इधर वो हार्मनी उससे फील होती है कि मैं ये चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब यही सारी बात, अगर आप ये 4-5 बातें इस नॉवल के हवाले से याद रखे हो ना, तो आप, मेरा ये दावा है कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ माइंड में रख लो कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के दरमियान में एक करैक्टर को दिखाया गया है कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के दरमियान में उसके जहन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और राइटर ने ये दिखाया कि उसकी इनर सेल्फ की ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, और वो हार्मनी कैसे गेन कर रहा है। तो वो जब डायरेक्टर से अपनी बात शेयर कर लेता है तो उसको हार्मनी गेन हो जाती है। जस्टिस विंस, जस्टिस, अब उसके लिए यही जस्टिस था कि जस्टिस जो है वो जीत जाता है। स्टीफन हार्मनी विद ह्यूमन एनवायरनमेंट, और फिर वो हार्मनी गेन करता है विद ह्यूमन एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश्ड, ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ उसकी हार्मनी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। दस द फर्स्ट रिमार्केबल एपिफेनी इन द नॉवल इज इन द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, ठीक है। एंड में उसने अपनी इनर सेल्फ की जस्टिस पा ली ना, तो इन दोनों के दरमियान में जो उसने अपने कॉन्फ्लिक्ट को हार्मोनाइज कर दिया, तो वो ही एपिफेनी थी, उसके माइंड में आने वाला वो ख्याल। अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की हम बात करेंगे। वहाँ पे एग्जाम में बेशक आप ऐसे ना लिखना कि फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में उसका हमारा ना, हाँ वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आता है। सेकंड चैप्टर डिस्क्राइब्स फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन स्टीफन्स लाइफ। बस इतनी बात जहन में रख लो कि आपने ये सारी एपिफेनी को माइंड, अगर एपिफेनी का क्वेश्चन आ जाए, आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपने ये डिस्क्राइब कर देना है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है और फिर वो उसको हार्मोनाइज कैसे कर रहा है, और हम ये बता देंगे कि हार्मनी जब उसको लेनी है उससे पहले उसको एपिफेनी। बस चैप्टरों के चक्कर में पढ़ के मैं यही भूल गया कि ये फर्स्ट चैप्टर में था या इस चैप्टर में था, तो सीक्वेंस से चलते रहे। हाँ, अगर आप चैप्टर वाइज चीज़ें, वैसे ये इस तरह से बना हुआ है सीक्वेंस, तो इसका जहन में रह ही जाता है चैप्टर वाइज। बस ये जहन में रख लो कि इस चैप्टर में ये बात हुई है, इसके साथ ये हुआ है, चैप्टर में ये हुआ है, तो वो आपको याद रह जाएगा। Second chapter describes further complications in Stephen's life. He faces isolation. तन्हाई का वो शिकार रहता है owing to the poor financial conditions of his home. His life at home becomes fatal. Stephen became internally shaken when he heard that his father has discussed about the penny bet incident with the rector and made fun of it. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें उसको उसके अंदर उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगी, ठीक है। इंटरनली शैकन हो गया है, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, फिर जो उसको पेंडी बैट का इंसिडेंट हुआ था उसके लिए तो वो ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके फादर ने उसको फन बना के रेक्टर के साथ शेयर किया, इस बात का भी उसको दुख होता है, अफसोस होता है। स्टीफन इज एक्यूज्ड ऑफ हेरेसी, उसको एक्यूज किया जाता है कि वो नॉन रिलीजियस बिलीव्स या नॉन रिलीजियस थॉट्स क्यों रखता है, बुरा बुरा कहा जाता है। हाँ, एक्यूज्ड करना उसको। रेक्टर उसके फादर का फ्रेंड नहीं, ये तो रेक्टर नहीं, रेक्टर फ्रेंड नहीं है स्टीफन। चर्च में जो होता है ना, भरोसे कहते हैं रेक्टर, हाँ, यानी उसे कहते हैं, हाँ
लेकिन यहाँ पे उसने बनाया है कि एक तो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल से भी बड़ा ओहदा जिसका होता है ना, उसको कहते हैं, जिसे हम आजकल कहते नहीं कि एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इस तरह ही रेक्टर जो है वो सबसे बड़ा एज अ प्रिंसिपल आप उसको ले सकते हो। तो ये स्कूल का रेक्टर था, ठीक है, स्कूल में जब वो पढ़ता था ना स्टीफन, बोर्डिंग स्कूल, हाँ, क्लोंगोज, स्कूल ऑफ क्लोंगोज उसका नाम है। एंड मेड फन ऑफ इट, स्टीफन इज एक्यूज ऑफ हेरेसी, और उसको इस लानत मलामत किया जाता है इस बात के लिए कि वो नॉन रिलीजियस बिलीव क्यों रखता है, क्योंकि उसने कुछ एसेज लिखे थे, उसके अंदर उसने कुछ इस तरह के व्यूज़ लिखे थे जो क्रिश्चियनिटी से मैच नहीं करते थे। बिकॉज ऑफ मैनर इन विच ही हैज़ एक्सप्रेस्ड एन आइडिया इन वन ऑफ हिज एसेज, क्योंकि अपने एसेज जो वो लिखता था उसमें से एक ऐसे में उसने इस तरह के नॉन रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। ही वॉज thrashed by the notorious schools, और उसे मारपीट का भी वो शिकार होता है by the notorious schools boys। हमने पढ़ा था ना समरी में भी कि वो रास्ते में उसे 3 लड़के रोक लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से विद अ केन एंड कैबिज स्टम्प, ठीक है, उससे किसी कैन से, किसी जो भी उनके पास हथियार थे उससे वो उसकी पिटाई करते हैं। स्टीफन्स आइडियलिस्टिक डिजायर फॉर ब्यूटी एंड प्योरिटी ट्रांसलेट इनटू अ वेग एरोटिक फैंटेसी ऑफ अ गर्ल। अब ये तमाम का जो ऊपर हम चीज़ें पढ़ चुके हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में, ये तमाम चीज़ें उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक डिज़ायर भी मौजूद है ब्यूटी को गेन करने की। तो ब्यूटी और प्योरिटी जो है वो ट्रांसलेट होती है किसमें, इनटू अ वेग एरोटिक, एरोटिक मतलब सेक्सुअल डिज़ायर जो उसकी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए उसके हर वक्त उसके ख्याल में एक लड़की का विजन रहता है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि उसके ड्रीम में भी वो आती थी जिसका नाम मर्सिडीज था, नेम मर्सिडीज, हु ऑफन कम इन हिज ड्रीम। All these disturbances develop a conflict in Stephen's mind that is resolved towards the end of this chapter। ठीक है, अब यहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट उसके पैदा हो गया माइंड में, अब वो हार्मोनाइज करेगा इसको। This conflict approaches in the shape of a new vision of the relationship between the elements of experiences। अब जो उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया उन तमाम चीज़ों की वजह से उनको शेप मिल जाती है एक नया विजन जो कि एक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाता है, जिसके ज़रिए से वो एक्सपीरियंस भी गेन करता है। वो क्या था, स्टीफन्स ड्रीम ऑफ मर्सिडीज इज़ यूनाइटेड विद द एम्ब्रेस ऑफ अ वॉर। वो गया था ना प्रोस्टिट्यूट के पास, ठीक है, तो हार्मनी उसने इसीलिए गेन फिर कर ली कि वो एक्सपीरियंस भी उसने उस चीज़ में किया, और जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो उसके जहन में जो एक लड़की का विजन था, मर्सिडीज का विजन था, वो उसके माइंड में उसने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया और फिर उसने हार्मनी कहाँ से गेन की, प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया वो। इट इज़ अ सिन, बजाते एज अ कॉमन पर्सन तो ये उसके लिए सिन था, बट हियर इट इज़ सब्लिमेटेड इनटू समथिंग जेंटल एंड ब्यूटीफुल एंड इमोशनली सिक्योरिंग। लेकिन उसकी इनर सेल्फ के लिए वो एक उसको उसने जेंटल बना दिया, ठीक है, उसके लिए ये एक बड़ी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और इमोशनली उसको सिक्योरिटी मिली थी, ठीक है। अगर इनर सेल्फ, क्योंकि अगर हम इनर सेल्फ की बात करें तो उसको उस चीज़ के अंदर सिक्योरिटी फील हुई थी, सब्लिमेटेड, हाँ हाँ, अच्छा, उसको मतलब बयान किया जा सकता है, सब्लिमेटेड इनटू समथिंग जेंटल एंड ब्यूटीफुल एंड इमोशनली सिक्योरिंग। उसने उसको यानी कि उसने अपनी इनर सेल्फ ने तो उसकी सिक्योरिटी फील की ना उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाके, लेकिन अगर आउटर वर्ल्ड उसको कहता है कि ये सिन है, लेकिन इनर सेल्फ के लिए उसने हार्मनी गेन की थी। स्टीफन हार्मोनाइज हिमसेल्फ, स्टीफन अपने आप को हार्मोनाइज कर लेता है वाइल ही वॉज मेकिंग रिलेशन विद अ वॉर। वॉर का मतलब प्रोस्टिट्यूट ही होता है, वो रिलेशन जब बनाता है प्रोस्टिट्यूट के साथ। दिस इज़ द सेकेंड नोटिसेबल एपिफेनी, इसमें ये एपिफेनी है। अब ये जो नीचे आया हुआ है इसको चलो आपने इसको नज़र से ज़रूर बार बार गुजारते रहना है, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट के कोट ही उठा के दे देते हैं अक्सर। चलो रियल टेक्स्ट तो नहीं पढ़नी, नहीं इतना टाइम नहीं होता, लेकिन चलो ये तो आपकी नज़र से गुजर जाएगा। अब ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड रिलीफ शोन इन हिज डिलाइटेड आइज। इसको कौन है, स्टीफन है, ठीक है। खुशी के आंसू और एक रिलीफ की कैफियत उसकी आंखों में, चमकती हुई आंखों में दिखाई दे रही थी। इन हर आर्म्स ही फेल्ट दैट he had suddenly become strong and fearless and sure of himself।
श्योर ऑफ हिमसेल्फ अंडरलाइन कर लें। कहते हैं इन हर आर्म्स, उसकी मतलब जब वो उसकी बाहों में था तो क्या उसने महसूस किया, ही फेल्ट दैट ही हैड सडनली बिकम स्ट्रॉन्ग, कि वो पुख्ता हो गया है और फियरलेस हो गया है, ठीक है। इनर सेटिस्फेक्शन उसने गेन कर लिया। एंड श्योर ऑफ हिमसेल्फ, और अपनी ही ज़ात के बारे में वो जानना शुरू हो गया है। इनर सेटिस्फेक्शन, श्योर ऑफ हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे है इनर सेटिस्फेक्शन। ही क्लोज्ड हिज आइज, surrendering himself to her body and mind, conscious of nothing in the world, बाकी तमाम दुनिया से वो कट ऑफ हो गया, कॉन्शियस नहीं रहा। बट द डार्क प्रेशर ऑफ हर सॉफ्टली पार्टिंग लिप्स, ठीक है। इससे आगे भी है लेकिन यहाँ तक मैंने इसको रखा है। In the third chapter there is a conflict between his inner desires and demand of religion, फिर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया क्योंकि उसे हिंट करने लग पड़ा उसका रिलीजन, ठीक है, कि उसने सिन किया है। ही गोज टू सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल अर्ज अमंग द प्रोस्टिट्यूट्स, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना शुरू हो गया अपनी सेक्सुअल अर्ज की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से। बट हिज कॉन्शियंस, लेकिन उसका जो ज़मीर था, ऑलवेज प्रिक्स हिम फॉर हिज मोरल डेटोरेशन, वो चीज़ उसे हमेशा ही प्रिक करती थी, हिंट करती थी कि तुमने जो है अपनी मोरल्स में बिगाड़ पैदा किया है, डेटोरेशन पैदा की है। ही फेल्ट एग्नी, वो एग्नी का शिकार हो गया एट द थॉट ऑफ डिस्टांसिंग गॉड, डिस्कस्टिंग गॉड, यानी कि दो गॉड को डिस्कस करने की वजह से उसके अंदर एक एग्नी की कैफियत पैदा हो गई। एग्नी नहीं, एग्नी होती है उलझन, उसमें सिल्विया में नहीं पढ़ा था। ही हैड सिंड, अब ये भी ओरिजिनल इसकी टेक्स्ट है। ही हैड सिंड मोर्टली, उसने गुनाह किया था, नॉट वंस बट मैनी टाइम्स। ही न्यू दैट वाइल ही स्टूड इन द डेंजर ऑफ एटर्नल डैमेनेशन, वो जानता था कि वो एटर्नल डैमेनेशन पे खड़ा हुआ है, यानी कि उसकी एटर्नल डैमेनेशन होने वाली है। फॉर द फर्स्ट सिन ओनली बट एवरी सक्सीडिंग सिन, लेकिन जूं वो जितनी मरतबा भी वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता गया तो उसने अपने इनर सेल्फ में महसूस किया कि उसके गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं। ही मल्टीप्लाइड हिज गिल्ट, उसका गिल्ट बढ़ता चला गया, एंड हिज पनिशमेंट, और वो ये भी एनालाइज करता चला गया कि उसकी एटर्नल पनिशमेंट भी बढ़ती जा रही है। फर्दर ही हियर्स द साउल शेकिंग सरमन्स, और फिर उसने जो रिलीजियस सेरेमनीज थी उसके अंदर जाना शुरू कर दिया, और फादर आर्नल्ड, जो कि फादर आर्नल्ड भी उसको देता था, इन विच ही हैड हॉरिबली डिपिक्टेड द वर्ल्ड ऑफ हेल, जिसमें हेल के ऊपर बहसो मुबाहिसा किया जाता था, हेल में जो सज़ा मिलेगी सिंस के बाद, उसके हवाले से बातचीत होती थी तो वो सुनता था। स्टीफन फेल्ट टेरर, स्टीफन ने खौफ महसूस किया। दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड्स व्हेन, अब यहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट एंड होने लगा है, यहाँ पे भी आप इसे नहीं है। दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हेन स्टीफन आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी वॉक के बाद, गोज टू द चैपल, चैपल भी चर्च को ही कहते हैं, चर्च पहुंचता है, एंड कॉन्फेसेस हिज सिंस इन द फ्रंट ऑफ प्रीस्ट, इट ब्रिंग्स टू हिम इमेंस रिलीफ, उसे बहुत हद तक रिलीफ महसूस होता है। एपिफेनी तो अचानक ही ख्याल आता है ना ज़हन में। मैं सर से यही बात डिस्कस कर रही थी कि जहाँ वो अपना गुनाह तस्लीम करता है तो ये तो उसके माइंड में काफ़ी देर से हो रही थी ना, कंटिन्यूसली वो इस बारे में सोच रहा था, तो तभी वो अपनी सीन को कबूल कर लेता है। ये कोई इंकशाफ बना हुआ है यहाँ पे सीन का। हाँ कुछ है, लेकिन असल में वो ये बात करना चाह रहे हैं कि वो मुसलसल अगर कॉन्फ्लिक्ट में रहा है ना तो उसे हम ये बात इस तरह से लेंगे कि उसे इंकशाफ इस चीज़ का नहीं हुआ कि उसे डिसीजन ले लेना चाहिए। डिसीजन तो उसने ले लिया, डिसीजन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक ग्रेजुअली चीज़ में उसके जहन में चल रही है, डिसीजन तो उसने ले लिया, लेकिन एपिफेनी का असल में ताल्लुक इस बात से जुड़ता है कि वो जो अपने आप को हार्मोनाइज करने के लिए उसने जो डिसीजन ले रहा है वो, ठीक है, वो तो ग्रेजुअली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फिर उसने अपने आप को हार्मोनाइज कर लिया। अब ये जो उसके जहन में आने वाली जो एपिफेनी है वो असल में उसको ये इस बात का एहसास दिला रही है कि अपनी इनर सेल्फ को वो पहचानना शुरू हो गया है, अपनी इनर सेल्फ के बारे में वो नॉलेज गेन करना शुरू हो गया। सेल्फ तो नहीं कहती है वो माफी मांगे तो वो तो दोबारा वो कहीं वापस चला जाएगा।
क्या क्या मैं समझी नहीं आपकी बात। इनर सेल्फ तो वो नहीं चाहती कि वो प्रीस्ट बने या फिर वो माफी मांगे, क्योंकि वो तो स्पिरिचुअली ये सब कुछ चीजें चाहता है अपनी लाइफ में। तो वो तो फिर मेरा तो ख्याल है ये माशरे के दबाव में आके वो ये फैसला करता है कि मैं माफी मांगू। अच्छा, ये गुनाहों की। हाँ। यही तो बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब वो मुआशरे के दबाव में आके उसने अपने गुनाहों को कन्फेस कर लिया, लेकिन अपनी इनर उसने किया वही काम जो उसकी इनर सेल्फ ने कहा। कल भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि उसने एक्सेप्ट उसी चीज़ को किया है जो उसकी इनर सेल्फ ने उसको कहा है। अगर उसकी इनर सेल्फ ने कहा कि तुम मतलब तुम्हें रिलीजन के आगे झुक जाना चाहिए या तुम गुनाह कर रहे हो, उसकी वो बात जो उसकी इनर सेल्फ ने की, तो उसने कन्फेस कर लिया। जब उसकी इनर सेल्फ ने कहा कि तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए, तो उसने वो ले लिया। उसने कहा प्रोस्टिट्यूट के पास अब जाना चाहिए, अपने आप को हार्मोनाइज करना चाहिए, तो वो उसके पास चला गया। फिर जब उसको यही हिंट हुआ कि अब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलीजन का, तो उसकी इनर सेल्फ ने डिसीजन लिया कि आप रिलीजन के आगे झुक जाओ। फिर उसके बाद उसकी इनर सेल्फ ने ही उसको कहा कि तुम्हारे अंदर कोई और भी चीज़ है, तुम्हें प्रीस्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फिर एट द एंड उसको उसने फाइनलाइज दिखाया है राइटर ने कि अब वो डिटरमाइन हो गया है एट द एंड कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलीजन क्या है या आउटर वर्ल्ड क्या है या मेरा होमलैंड मुझे क्या कहता है या नेशनैलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, ये चीज़। नहीं, अगर क्लियर हो रहा तो कोई मुझे वैसे ये लगता है कि ये जो है ना, ये जो कोर्ट है ये सारा ये इसके ऊपर ना प्रेशराइज है ये सारी बातें, इसलिए वो ये डिसीजन लेता है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं कंफेस करूँ कि मैंने ये गुनाह किया। तो यही बात तो यही है। हाँ, यही बात है। तो मतलब यहाँ फिर कोई ये कंफेस करने के टाइम है किसी ने सुना बात। हाँ, बात आपकी बिल्कुल कैसे मैं आपको समझाऊँ। ये लिखो ये ठीक है, ये करैक्टर है। मारियो बाजी को लेने कौन है मारियो? अच्छा, लेने आ गए, इतनी जल्दी नहीं आ गए? अच्छा, चलो फिर आप जाओगे या वेट करिए? आगे मैं पढ़ना इसमें आगे कॉल करना। कितना रह गया आगे? सवाल क्वेश्चन